इतिहास के छात्रों, इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। एक इतिहास के प्रोफेसर के नज़रिए से आज हम इंटरनेट पर तैर रहे एक बेहद दिलचस्प दावे की गहराई में जाएंगे। हम समझेंगे कि अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन और आधुनिक विज्ञान के बीच आखिर क्या फ़र्क होता है। तो चलिए सीधे उस दावे पर आते हैं जो आजकल इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है। ये दावा एक परफेक्ट उदाहरण है कि जब हमारा सांस्कृतिक गौरव प्राचीन ग्रंथों के सीधे साधे अनुवादों से टकराता है तो नतीजा क्या निकलता है। दावा यह है कि महर्षि कणाद ने आइजैक न्यूटन से 2000 साल पहले ही गति के 3 नियमों यानी लॉज ऑफ मोशन की खोज कर ली थी। अब यहीं से हमारा सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल उठता है, क्या वाकई हम सदियों के अंतराल पर हुई बिल्कुल एक जैसी वैज्ञानिक खोजों को देख रहे हैं, या फिर ये प्राकृतिक दुनिया को समझने के लिए इंसानों द्वारा अपनाए गए दो बिल्कुल अलग-अलग तरीके हैं? आइए पता लगाते हैं। आज के हमारे इस सिलेबस में हम क्या-क्या कवर करेंगे, फटाफट देख लेते हैं। पहला, ये वायरल दावा। दूसरा, ऋषि कणाद का दर्शन। तीसरा, इन नियमों का असल फैक्ट चेक। चौथा, न्यूटन का विज्ञान। और पांचवां, हमारा फाइनल निष्कर्ष। तो शुरू करते हैं भाग 1 से, वायरल दावा। ये कोई गणित है या महज एक पौराणिक कथा? अब देखिए, ये जो मीम्स होते हैं ना, ये अक्सर एक बहुत ही स्पेसिफिक नंबर चिपका देते हैं, 2287 साल। सुनने में बड़ा सटीक लगता है, पर मजे की बात यह है कि इसे कैलकुलेट कैसे किया गया। तकनीकी रूप से उन्होंने प्राचीन ग्रंथों के लिखे जाने की एक बहुत ही धुंधली सी अनुमानित तारीख ली और उसे 1687 ईस्वी यानी जब न्यूटन ने अपनी किताब पब्लिश की उसमें से घटा दिया। इतिहास की तारीखों के साथ ऐसा खेल गणित से ज्यादा एक क्रिएटिव आर्ट लगता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, ऋषि कणाद का दर्शन और उनके अंतर्ज्ञान की कमाल की प्रतिभा। अगर हम ऐतिहासिक टाइमलाइन पर नजर डालें तो कणाद की विचारधारा 6वीं और 2री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच कहीं एक्टिव थी। जरा सोचिए, ये बेहद जटिल और तार्किक सवालों के लिए एक बहुत ही शुरुआती दौर था। ये उस प्रेडिक्टिव साइंस से हजारों साल पहले का वक्त था जिसे आज हम जानते हैं। कणाद ने वैशेषिक दर्शन की नींव रखी थी और सच कहूं तो ये उस समय के हिसाब से मानव अंतर्ज्ञान का एक एब्सोल्यूट मास्टर क्लास था। उन्होंने तार्किक रूप से सब कुछ कैटेगराइज किया, परमाणु या अणु से लेकर गति के बुनियादी कारणों तक। ये अपने समय के लिए अविश्वसनीय रूप से इंटेलेक्चुअल और एडवांस्ड था। अब आते हैं भाग 3 पर, जो इस पूरी चर्चा की जान है, नियमों का फैक्ट चेक, दर्शनशास्त्र बनाम समीकरण। लेकिन रुकिए, इन स्पेसिफिक नियमों पर जाने से पहले हमें एक बहुत ही कॉमन हिस्टोरिकल मिस्टेक को समझना होगा, जिसे पूर्वव्यापी व्याख्या या रेट्रोएक्टिव इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें इंटरनेट के हिस्टोरियंस अक्सर फंस जाते हैं, यानी प्राचीन और अस्पष्ट विचारों को उठाना और उन पर आधुनिक विज्ञान के भारी भरकम लेबल चिपकाकर ये दावा कर देना कि खोज तो पहले ही हो गई थी। यह तुलना इस पूरे कन्फ्यूजन को एकदम साफ कर देती है। तीनों नियमों को आमने सामने रखकर देखने से साफ नजर आता है कि जो प्राचीन विचार हैं वो व्यापक दार्शनिक प्रवृत्तियां हैं, एक तरह की फिलॉसफी हैं, जबकि आधुनिक विचार कठोर गणितीय यांत्रिकी हैं। चलिए एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। उदाहरण के लिए पहले नियम को ही ले लीजिए। संस्कृत का जो वाक्यांश है, वेगः संस्कारात् भवति, वो बहुत ही बुद्धिमानी से गति की प्रवृत्तियों यानी टेंडेंसीज पर चर्चा जरूर करता है, लेकिन इसमें न्यूटन के पहले नियम जैसी प्रिडिक्टिव मैकेनिक्स, एक समान सीधी रेखा पर फोकस और फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिल्कुल नहीं है। आसान शब्दों में यह दर्शन है, गणितीय भौतिकी नहीं। बिल्कुल यही चीज दूसरे नियम के साथ भी होती है। मीम क्या करता है, वो एक बहुत ही बेसिक दार्शनिक ऑब्जर्वेशन को कि ज्यादा बल लगाने से ज्यादा बदलाव होता है, न्यूटन के गणितीय रूप से सटीक कैलकुलस और वेक्टर मैकेनिक्स के बराबर बता देता है। ये तो सेब और संतरे की तुलना करने वाली बात हो गई। और अब तीसरा नियम, इंटरनेट पर हर जगह ये संस्कृत उद्धरण शेयर किया जा रहा है कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लेकिन विद्वानों में इस बात पर आज भी गहरी बहस है कि क्या यह मूल सूत्रों में इस तरह से मौजूद भी है, और अगर कहीं पारस्परिकता की चर्चा है भी तो वो सिर्फ प्रकृति का एक ऑब्जर्वेशन है, मोमेंटम कंजर्वेशन का कोई मैथमेटिकल लॉ नहीं। तो चलिए भाग 4 की ओर बढ़ते हैं, न्यूटन की यांत्रिकी और प्रिडिक्टिव विज्ञान का जन्म। तो फिर 17वीं सदी में ऐसा क्या हुआ था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? देखिए, न्यूटन ने मानव इतिहास में सचमुच क्रांति ला दी थी, क्योंकि उन्होंने गणितीय प्रिडिक्टिव भौतिकी का निर्माण किया।
उन्होंने धरती की गति और गुरुत्वाकर्षण को एक ऐसे फ्रेमवर्क में पिरो दिया जिसका बाकायदा एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट किया जा सकता था। इसी ने तो आधुनिक इंजीनियरिंग और स्पेस साइंस की नींव रखी। यहाँ जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो पूरी कहानी बयां कर देता है। कणाद ने हमें इस बारे में शानदार गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव तर्क दिया कि ब्रह्मांड कैसे काम कर सकता है, जबकि न्यूटन ने ये भविष्यवाणी करने के लिए मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव सूत्र दिए कि ब्रह्मांड ठीक ठीक क्या करेगा। यही तो अंतर्ज्ञान और विज्ञान के बीच की असली खाई है। अब हम अपने इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। निष्कर्ष: सच्चे इतिहास का सम्मान। हमें ये बात माननी होगी कि ये इंटरनेट मिथक बिना किसी वजह के नहीं बने हैं। इसके पीछे एक जायज़ फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से पश्चिमी एजुकेशन सिस्टम ने प्राचीन भारत की शानदार और बेहद परिष्कृत दार्शनिक परंपराओं को काफ़ी हद तक इग्नोर किया है। तो ये मिथक एक तरह से उस ऐतिहासिक भूल को सुधारने की एक कोशिश है। लेकिन समस्या ये है कि जब हम ये दावा करने लगते हैं कि प्राचीन विचारकों के पास आधुनिक भौतिकी थी, तो ये एक हिस्टोरिकल ओवर करेक्शन बन जाता है। और सच बताऊं, ऐसा करने से हम वास्तव में तत्वमीमांसा और तार्किक वर्गीकरण के मास्टर के रूप में कणाद की जो सच्ची और महान विरासत है, उसी को कमतर आंक रहे होते हैं। तो हम आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण को इतिहास के सभी छात्रों के लिए एक फाइनल एग्जाम वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। सवाल ये है, हम अपनी प्राचीन विरासत का जश्न मनाने और साथ ही उस कठोर ऐतिहासिक सटीकता को बनाए रखने के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं, जिसका खुद उन शानदार प्राचीन विचारकों ने सम्मान किया होता। इस पर विचार करना तो बनता है।